जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, कार्यपालिका में केंद्र को, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, फिर राज्य को पढ़ा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता को, फिर विधायिका को पढ़ा, केंद्र में संसद के रूप में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में विधानमंडल के रूप में विधानसभा, विधान परिषद। तो इतना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग संविधान में बढ़ेंगे न्यायपालिका की तरफ, और न्यायपालिका में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सत्र न्यायालय के नाम से जाना जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो हमने जो बीड़ा उठाया था, पढ़ने का जो क्रम जारी किया था, उसमें हमने कहा था कि संविधान में ये जो सरकार के 3 प्रमुख पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो अंतिम दौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये हमारा जो है तीनों प्रमुख जो अंग हैं सरकार के, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अनुसूची पढ़ेंगे, और फिर संविधान संशोधन और अनुच्छेदों को हम लोग पढ़ लेंगे। तो बहुत ढेर सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से हम लोग अधिकतर सही कर सकेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं न्यायपालिका के तहत सबसे बड़े रूप में, सबसे शीर्ष स्थान पर जो न्यायालय है, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, इसको शॉर्ट में एससी भी कहा जाता है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। इसकी बात करते हैं तो इसका जो है उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णन किया गया है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है मित्रों। तो भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें नियुक्ति की, कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। यहाँ पर एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि सन 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले 7 अन्य और 1 मुख्य, यानी कुल मिला के 8 न्यायाधीश हुआ करते थे। वर्तमान में इनकी संख्या 33 अन्य न्यायाधीश है, 1 मुख्य न्यायाधीश, तो कुल मिला के 34 है। इसको ध्यान में रखेंगे। तो नियुक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। आगे बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वो यहाँ गलत लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। कभी कभी जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात होती है और राष्ट्रपति सलाह लेना चाहता है, तो सलाह देने के लिए 5 न्यायाधीशों का एक मंडल बनता है, एक मंडली बनती है, और वह राष्ट्रपति को सलाह देती है। तो ये यहाँ पर जानना आपको उचित है कि राष्ट्रपति नियुक्ति का सलाह पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये जो 5 न्यायाधीशों की मंडली होती है उसे ही एक नाम दिया गया है कॉलेजियम सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? तो 5 न्यायाधीशों की मंडली होती है जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसे ही कॉलेजियम कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं योग्यता। योग्यताओं में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ढेर सारी योग्यताएं तो समतुल्य हैं, सभी की जैसे रहती हैं अक्सर, लेकिन कुछ योग्यता अलग है जो आपको ध्यान से यहाँ पढ़ना होगा। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। योग्यता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 124(3) में किया गया है। और पहली योग्यता देखें तो वह भारत का नागरिक हो, जो कि सामान्य सी बात है। पागल या दिवालिया ना हो, ये भी सामान्य सी बात है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए एक पॉइंट है तीसरा, कम से कम किसी एक या
एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। इस पॉइंट को थोड़ा समझिए आप। शीर्ष स्थान पर है सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन उससे नीचे हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है। तो इसी नीचे वाले न्यायालय के ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, जो कम से कम एक में या फिर एक से अधिक न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। कहाँ? यहाँ उच्च न्यायालय में। ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय है। तो यहाँ वो अनुभव प्राप्त किया हो, वही यहाँ पर आके न्यायाधीश बन सकता है। या फिर दूसरी बात क्या है, तो कम से कम 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया हो। जी हाँ, इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर 5 वर्ष तक न्यायाधीश ना हो तो फिर 10 वर्ष तक वह उच्च न्यायालय में वकील का कार्य किया हो तो वो न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हो सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति किसी विधिवेत्ता कानून विशेषज्ञ को भी न्यायाधीश के रूप में जरूरत पड़ने पर, एक तदर्थ शब्द आता है, जब संख्या कम होती है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति जो है ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है, नियुक्त कर सकता है। अब हम लोग बात करेंगे शपथ के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके सामने लेते हैं या उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वर्णन, पहली बात तो 124 इनके शपथ का वर्णन 124(6) में है, ध्यान रखिएगा। और ये न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, यानी उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी ही न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कार्यकाल की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कार्यरत रहते हैं 65 वर्ष की आयु तक। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मित्रों, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक जो है वो कार्य कर सकते हैं अपने पद पर। त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र की बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे या राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाएगा, और कौन हो सकता है? इतना तो आप कॉमन सेंस रख सकते हैं। चलिए, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, यानी न्याय संगत कार्य नहीं करते हैं, तो उनको हटाने की भी विधि है मित्रों। कैसे? वो है लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। जी हाँ, उनके विरोध में या उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर लोकसभा से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, और राज्यसभा से 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर। और इतना ही नहीं, बाद में एक कमेटी बनाई जाती है और यह कमेटी जांच करती है कि वो न्यायाधीश महोदय वास्तव में उन्होंने कदाचार या न्यायसंगत बात नहीं किया है कि नहीं किया है। तो उसके बाद जब दोषी पाए जाते हैं न्यायाधीश, तो इसके बाद संसद में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के बाद ही न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। हालांकि अभी तक ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, क्योंकि ये गरिमा का पद होता है, होना भी नहीं चाहिए। तो नोट में हमने डाल दिया है आपके लिए, अभी तक ये प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे वेतन के बारे में। वेतन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन थोड़ा ज़्यादा होता है, अन्य न्यायाधीश का कम होता है। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये है, जबकि अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 रुपये है। जी हाँ, 30,000 कम है। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा तदर्थ न्यायाधीश। ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जिनको एडहॉक भी कहा जाता है। तो अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन है। गणपूर्ति के लिए जैसा कि आपको कहा गया है 33+1 यानी कुल 34 न्यायाधीश। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में अगर संख्या कम पड़ती है न्यायाधीश गणपूर्ति के लिए, तो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ऐसे न्यायाधीश जो तदर्थ नियुक्त हुए हैं उनको, यानी गणपूर्ति के लिए संख्या को पूरी करने के लिए जो नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश, उनको ही क्या कहते हैं दोस्तों? तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश का वर्णन अनुच्छेद 128 में किया गया है। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। कभी कभी न्यायाधीशों की कमी होने पर
सेवानिवृत्त रिटायर्ड जो होते हैं उन न्यायाधीशों को भी बुला लिया जाता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। ऐसा कुछ है दोस्तों। तो कहने का मतलब तदर्थ के रूप में इन रिटायर्ड न्यायाधीशों को भी पुनः बुला लिया जाता है कार्यभार संभालने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। शक्तियों में मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन है। यदि भारत व राज्यों के मध्य विवाद है तो यह विवाद सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसे विवादों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त है जो कि भारत और भारत के राज्यों के मध्य विवाद वाला हो। अगला है दूसरा पॉइंट, रीट अधिकारिता है। इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट होते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129, ये कैसी शक्ति है? निचली न्यायालयों के लिए एक कानून, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई विशेष फैसला दे दिया है तो उससे निचली न्यायालयों के लिए, मतलब उच्च न्यायालय हो यानी हाई कोर्ट या फिर जिला न्यायालय हो यानी सत्र न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उनके लिए वो फैसला एक प्रकार का कानून बन जाता है। उस प्रकार के वाद पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत उससे वो कानून एक प्रकार का बन जाता है। तो इसका वर्णन 129 में है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपीलीय न्यायालय देखेंगे, यदि किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सज़ा मिली हो तो वह उच्च न्यायालय में, और वहाँ पर भी नहीं उसको लगता है कि यहाँ पर भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी व्यवस्था है जिसे अपीलीय न्यायालय कहते हैं। इसे ज़रा समझिए। जैसे हमने न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय में कोई हमारा वाद है, कोई केस है जिस पे फैसला हुआ और हमको लगता है हमारे प्रति अन्याय हो गया है, तो हम उस मामले को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं और वहाँ भी हमको लगता है यहाँ भी फैसला हुआ लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ, तो फिर उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और ये अंतिम न्यायालय होगा, वो फैसला मान्य होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। आगे देखेंगे 5वें नंबर पर सलाहकारी अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान करने वाली है, लेकिन राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। हाँ, सलाह जरूर ले सकता है या सलाह दे सकते हैं न्यायाधीश महोदय। आगे देखेंगे एक अंतिम 60वें नंबर पर है न्यायिक पुनराविलोकन, यानी खुद के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं कि हमने जो निर्णय किया वो सही है नहीं कि सही है, उस पर भी समीक्षा करने का अधिकार जो है न्यायाधीशों को होता है। अन्य शक्तियों की बात करें तो संविधान का व्याख्याता होता है ये मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। संविधान के संरक्षक के रूप में भी न्यायाधीश होते हैं। अब बात करेंगे करंट की, वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 आप जान चुके हैं, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश जी हैं वो कौन है? एन.वी. रमणा है। इनका फुल यानी पूरा नाम है नातुलापति वेंकट रमणा। ये 48वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पहले 47वें नंबर पर आप जानते ही होंगे शरद अरविंद बोबडे जी थे, तो इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इनके स्थान पे आ चुके हैं कौन? एन.वी. रमन्ना। जी हाँ, नातुलापति वेंकट रमन्ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने देखा और जिससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में हम आपके लिए क्वेश्चनों यानी प्रश्नों की श्रृंखला भी लाएंगे दोस्तों, तो अभी ध्यान से आप पढ़िएगा। आज हमने उच्च न्यायालय को पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ा, कल हम उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे और उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट न्यायालय को पढ़ेंगे। तो हम ये पूरा खाका जब पढ़ के तैयार कर लेंगे तब हम आपसे, चलिए तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।